खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है। ज़मीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है। नमस्कार मित्रों, मैं हूँ आपकी दोस्त रुचि और स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल कहानी अड्डा में, जहाँ मैं आपके लिए लेकर आती हूँ सुंदर सुंदर कहानियाँ। और इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही सुंदर कहानी मुंशी प्रेमचंद जी की, जिन्हें हम कथा सम्राट भी कहते हैं। और अगर आपको ऐसी ही कहानियाँ सुनने का शौक हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए आनंद लेते हैं इस सुंदर सी कहानी का। मेरे स्वामी को 1 साल की सजा मिली है। उनका अपराध सिर्फ इतना था कि 3 रोज पहले जेठ की तेज गर्मी में उन्होंने कई राष्ट्र सेवकों की पानी व शरबत के साथ खातिरदारी की थी। मैं उस दौरान कोर्ट में खड़ी थी। ऐसा लग रहा था मानो कमरे से बाहर खड़े शहर की सभी राजनीतिक चेतना किसी बंदी पशु की तरह जोर जोर से चीख रही हूँ। मेरे स्वामी बेड़ियों से बंधे हुए लाए गए। इस दौरान हर तरफ सन्नाटा पसर गया, लेकिन मेरे मन में कोहराम मचा हुआ था। क्रोध का आवेश मन ही मन फूटकर बाहर आना चाह रहा था। मुझे इतना गुमान कभी नहीं महसूस हुआ था। सामने कुर्सी पर बैठा अंग्रेज जज व उसके बगल में खड़े लाल रंग की पगड़ी बांधे पुलिस अफसर सभी मुझे नीचे दिख रहे थे। बस यही मन कर रहा था कि दौड़कर अपने पति के पैरों में गिर जाऊं और वहीं प्राण त्याग दूं। कभी शांत, कभी चंचल, तो कभी आत्मसम्मान से भरी मूर्ति सी दिख रही थी मैं। मेरे मुख पर किसी तरह का अफसोस या ग्लानि नहीं झलक रही थी। किसी की सेवा को अपराध करार देना व उसके लिए 1 साल की सजा सुनाना गजब की न्याय व्यवस्था है ये। ऐसे तो मैं 100 बार ये गुनाह करने को तैयार हूँ। मेरे पति जब जाने लगे, जाते वक्त मेरी तरफ देखकर मुस्कुराए और फिर आगे बढ़ गए। कोर्ट से बाहर आकर मैंने 5 रुपए की मिठाई खरीदी और कुछ राष्ट्रीय सेवकों को आमंत्रित कर मिठाई खिलाई। उसी दिन शाम होते ही मैं पहली बार कांग्रेस के जलसे में शामिल होने से खुद को रोक ना सकी। यही नहीं, मैंने मंच पे जाकर भाषण भी दिया। अंदर द्वेष इतना भरा था कि सत्याग्रह का प्रण भी ले लिया। उस समय मेरे अंदर इतनी शक्ति कहाँ से आई मुझे खुद भी पता नहीं चला। लेकिन हाँ, सब कुछ न्यौछावर हो जाने के बाद अब किसी बात का डर भी क्या था। भगवान का कठिन से कठिन प्रहार भी अब मेरा क्या बिगाड़ सकता है। अगले दिन मैंने अपने पिताजी और ससुर जी को दोनों को पत्र लिख दिया। ससुर जी को पेंशन मिलती थी और पिताजी जंगल के महकमे में अच्छे पोस्ट पर आसीन थे। परंतु अफसोस की बात थी कि सारा दिन बीत जाने के बावजूद भी कोई जवाब नहीं आया था। उसके अगले दिन भी किसी का खत नहीं आया, लेकिन तीसरे रोज दोनों का जवाब एक साथ आया। ससुर ने पत्र में लिखा कि मुझे लगा था कि वृद्धावस्था में तुम दोनों मेरा सहारा बनोगे, लेकिन अब कोई फायदा नहीं है। तुम दोनों ने मेरी आस पर पानी फेर दिया। मुझे सरकार से पेंशन मिलती है, लेकिन तुम्हें अपने यहाँ रखकर इस पेंशन को मैं खोना नहीं चाहता। पिताजी के पत्र से भी कुछ मुझे ऐसा ही आभास हुआ। कठोर जवाब सुनने को मिला। पिताजी को इसी वर्ष ग्रेड मिलने वाला था, परंतु अगर वो मुझे अपने पास बुलाते तो उन्हें इस प्रमोशन से हाथ धोना पड़ सकता था। ऐसे में वो मेरी मौखिक रूप से मदद करने के लिए तैयार थे। मेरा मन दुखी हुआ और मैंने इन दोनों खत को फाड़कर जला दिया। उसके बाद उन्हें कोई खत मैंने नहीं लिखा। इसे ही कहते हैं स्वार्थ, जिसका प्रभाव इतना प्रबल होता है कि वक्त पर अपनी संतान भी नजर नहीं आती। ससुर व पिताजी दोनों ने मुंह फेर लिया था, लेकिन अभी मेरी आयु ही क्या थी। मुझे तो दुनिया देखनी है। इतने में किसी ने बाहर मेरे दरवाजे की कुंडी खटखटाते हुए मुझे आवाज दी। मैं सहम गई, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं दरवाजे पर कान लगाकर सुनने की कोशिश कर रही थी कि कहीं वो बदमाश तो नहीं। फिर मैंने कठोर आवाज से कहा, कौन है, क्या काम है? बाबू ज्ञानचंद्र की आवाज सुनकर मैं शांत हो गई। ये मेरे पति के सबसे अच्छे मित्र थे। उनके साथ एक महिला भी आई थी, वो उनकी पत्नी थी। पहली बार वो मेरे घर आई थी। मैंने उन्हें आदर भाव से प्रणाम करके अंदर बुलाया। ये दोनों आकर बैठे व बेहद ही दरिया दिली से मुझे सांत्वना देने लगे। उनकी पत्नी के विचार देखकर मुझे ये समझ आ गया कि वो एक सशक्त महिला हैं। उनके चेहरे से ही उनकी प्रतिभा झलक रही थी। दोहरी कद काठी के साथ चेहरे पर रोब
और जेवरों से लदी किसी महारानी से कम नहीं लग रही थी। खास बात तो ये थी कि बाहर से वो जितनी कठोर दिख रही थी, अंदर से ही उतनी ही करुणा से भरी हुई थी। उनसे बातचीत शुरू हुई। ज्ञान जी की पत्नी, क्या घर पर किसी को खत लिखा है? मैंने कहा हाँ। ज्ञान जी की पत्नी ने कहा, कोई घर से लेने आ रहा है? मैंने कहा नहीं, पिताजी व ससुर जी मुझे अपने साथ रखने को तैयार नहीं। फिर वो बोली, तो फिर आगे क्या करने को सोचा है? मैंने कहा फिलहाल के लिए तो यहीं पर हूँ। ज्ञान जी की पत्नी ने कहा, हम लोगों के साथ हमारे घर क्यों नहीं चल रही हो? अकेले मैं तुम्हें यहाँ नहीं रहने दूंगी। इस दौरान खुफिया के दूत घर के बाहर डटे हुए थे। मुझे आशंका हो गई थी कि ये दूत जो हैं वो कुछ ना कुछ खतरा जरूर उत्पन्न करेंगे। ज्ञान जी ने अपनी पत्नी की ओर देखा और पूछा कि क्या तांगा ले आऊं? ज्ञान जी की पत्नी ने इशारे से आज्ञा दी। ज्ञान जी तुरंत द्वार की तरफ चले। तभी ज्ञान जी की पत्नी ने कहा, रुको, कितने तांगे लेकर आओगे? ज्ञान जी घबराकर बोले, कितने? ज्ञान जी की पत्नी ने फिर कहा, हाँ कितने? एक तांगे पर सिर्फ 3 ही लोग बैठ सकते हैं, बाकी का सामान, बिस्तर, बर्तन आदि कैसे जाएंगे? ज्ञान जी ने कहा, फिर 2 ले आऊं? ज्ञान जी की पत्नी फिर बोली, एक तांगे पर कितना सामान जाएगा? ज्ञान जी फिर बोले, तो फिर 3 ले आता हूं। फिर से वो बोली, हाँ तो जाओ, और इतनी देर क्यों कर रहे हो? जब तक मैं कुछ कहती तब तक ज्ञान जी निकल गए थे। मैंने संकोचते हुए पत्नी से उनके कहा, मेरे आने से आपको तकलीफ होगी? कठोर वाणी से ज्ञान जी की पत्नी बोली, हाँ तकलीफ तो होगी। तुम किलो भर आटा खाओगी, घर का एक जगह भी घेर लोगी, और ये सब क्या कम कष्ट है? इतना सुनकर मैंने कहा, क्या बहन, आप भी कैसी मजाक करती हैं? उनकी पत्नी ने मेरे कंधे पर हाथ रखकर बोला, जब तुम्हारे पति वापस आ जाएं तो मुझे तुम अपने घर में रख लेना, हिसाब बराबर हो जाएगा। अब ठीक है ना? तो चलो सारा सामान बांध लो। यह सब देखकर मुझे सपने जैसा लग रहा था। इतनी उदार स्त्री मैंने आज तक नहीं देखी थी। मुझे उनसे बड़ी बहन की परछाई मुझे नजर आ रही थी। ऐसे लग रहा था जैसे क्रोध व चिंता जैसी चीजों पर उन्होंने काबू पा लिया हो। हर वक्त उनके मुख से मधुर वाणी निकलती थी, जैसे मानो सरस्वती का वास हो उनके शरीर में। उनकी कोई संतान नहीं थी, लेकिन फिर भी वो दुखी नहीं थी। घर का सारा काम स्वयं करती और बाहर के काम के लिए उन्होंने एक लड़का रखा था। आश्चर्य तो इस बात का था कि दिन भर मेहनत करने के बाद भी वो कभी आराम नहीं करती थी। यही नहीं, उनका आहार भी बेहद कम था। इतना ही नहीं, दिन भर वो मुझसे कुछ ना कुछ खिलाने के लिए परेशान रहती थी कि ये खा लो, ये खा लो, और एक काम भी नहीं करने देती। बस यहाँ यही बुरा लगता था। मगर इनके घर कैसे एक सप्ताह गुजर गया पता ही नहीं चला। तभी मुझे एक दिन वो दूत यहाँ दिखाई दिए। उन्हें यहाँ देखकर मैं घबरा गई। मैंने सोचा ये मेरे पीछे यहाँ तक आ गए। तभी उन्होंने कहा कि कुत्ते हैं, भौंकने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। मैं मन ही मन चिंतित थी। मैंने बोला, कुत्ते हैं, काट भी तो सकते हैं। ज्ञान जी की पत्नी ने कहा, तो क्या इनके डर से भागना नहीं चाहिए? मैं बार बार उनके बारे में सोचती, छज्जे पे जाकर देखती तो वो बाहर नजर आते थे। हाथ धोकर ये मेरे पीछे पड़ गए थे। मन ही मन सोचती कि मैं क्या इनका बिगाड़ सकती हूँ? आखिर ही मैं हूँ ही क्या? क्या ये नहीं चाहते कि मैं यहाँ रहूं? पर ऐसा कर इन्हें क्या हासिल होगा? ये सब सोचते हुए एक और सप्ताह बीत गया। उन दोनों दूत ने अपना डेरा वहीं जमा लिया था। ऐसे में मैं और ज़्यादा बेचैन थी, किसी से कुछ कह भी नहीं सकती थी। एक रोज़ शाम के वक्त ज्ञान जी बहुत घबराए हुए नजर आ रहे थे। मैं बरामदे में सब्जी काट रही थी। ज्ञान जी ने सबसे पहले कमरे में गए अंदर के और अपनी पत्नी को बुलाया। उनकी पत्नी ने कहा, अरे अचानक क्या हो गया? पहले हाथ मुंह धो लो, कपड़े बदल लो, कुछ खा लो, फिर आराम से बैठकर बातें करते हैं। उन्होंने पत्नी से दोबारा बात करने का आग्रह करते हुए कहा, तुम क्यों नहीं समझ रही हो? मेरी जान पर बनाई है। फिर भी ज्ञान जी की पत्नी ने बैठे हुए कहा कि बात क्या है, बताते क्यों नहीं? ज्ञान जी ने कहा, पहले इधर आओ। इतने में मैं खुद वहां से दूर जाने लगी। तभी ज्ञान जी की पत्नी ने मुझे हाथ पकड़कर रोक लिया। मैं कोशिश करके भी उनसे अपना हाथ छुड़ा नहीं पाई। ज्ञान जी मेरे सामने वो बात कहना नहीं चाहते थे,
लेकिन उनसे इंतजार भी नहीं हो रहा था। उन्होंने तुरंत कहा, आज मेरे प्रधानाचार्य से मेरा झगड़ा हो गया। पत्नी ने बड़े बनावटी शब्दों में कहा, क्या सच में? तब तो तुमने उन्हें खूब पीटा होगा। ज्ञान जी, तुम्हें मजाक सूझ रहा है? यहाँ मेरी नौकरी आफत में है। पत्नी बोली, जब इतना ही डर था तो झगड़े ही क्यों? ज्ञान जी ने कहा, मैं नहीं झगड़ा, उसने मुझे बुलाकर खूब सुनाया। पत्नी ने फिर कहा, बिना मतलब के? ज्ञान जी, अब क्या बताऊं? पत्नी, मैंने कई बार बोला है कि ये मेरी बहन है, तुम इसके सामने सब कुछ बोल सकते हो। ज्ञान जी ने कहा, अच्छा, पर जब बात इनके बारे में हो तो? पत्नी ने कहा, मैं समझ गई, खुफिया लोगों ने तुम्हारी अनबन तुम्हारी हो गई होगी उनसे और पुलिस ने तुम्हारे स्कूल में शिकायत कर दी होगी। ज्ञान जी सोचते हुए, नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन पुलिस ने हाकिम जिला के यहाँ शिकायत की और उसने प्रधानाचार्य से, प्रधानाचार्य ने मुझसे जवाब मांगा है। पत्नी ने कहा, प्रधानाचार्य ने कहा होगा कि उस महिला को अपने घर से बाहर करो। ज्ञान जी ने कहा, हाँ ऐसा ही कुछ समझ लो। पत्नी ने फिर कहा, फिर तुमने क्या कहा? ज्ञान जी, फिलहाल मैंने कुछ नहीं कहा, वहां कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। पत्नी ने गुस्से से कहा, जब तुम इसका जवाब जानते हो तो फिर सोचना कैसा? ज्ञान जी सहम कर बोले, मैं ऐसे अचानक कैसे बोल देता? पत्नी ने गुस्से में बोला, जाओ अभी जाकर अपने प्रधानाचार्य से कहो मैं उसे निकाल नहीं सकता, और अगर ना माने तो नौकरी से इस्तीफा देकर घर आना, अभी तुरंत जाओ। मैं अपने आंसू रोक नहीं पाई, रोते हुए मैंने कहा, बहन ये सब क्यों कर रही हो? ज्ञान जी की पत्नी ने मुझे डांटा और कहा, तुम बिल्कुल चुप रहो, नहीं तो कान पकड़ लूंगी। तुम क्यों बीच में बोलती हो? जब भी रहेंगे तो एक साथ ही रहेंगे, अगर जिएंगे तो साथ और मरेंगे तो भी साथ। पति को सुनाते हुए कहा, इनकी आधी उम्र बीत गई लेकिन इन्होंने कुछ नहीं सीखा। अब खड़े क्यों हो? तुम्हें बोलने से डर लग रहा है तो जाकर मैं कह दूं। ज्ञान जी ने गुस्सा होकर कहा, कल जाकर बोल दूंगा, इस समय पता नहीं वो होगा या नहीं। इधर पूरी रात मैं सो नहीं पाई। पिता व ससुर जिन दोनों ने ठुकरा दिया था, उस दासी को इन्होंने इतनी इज्जत दी। ज्ञान जी की पत्नी सच में किसी देवी से कम नहीं थी। अगले दिन ज्ञान जी निकल रहे थे, तभी पत्नी ने कहा, जवाब देकर जरूर आना। ज्ञान जी के जाने के बाद मैंने कहा, बहन तुम ये सब सही नहीं कर रही हो। मुझे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा कि मेरी वजह से तुम्हारे परिवार पर परेशानी आ जाए। ज्ञान जी की पत्नी ने हंसते हुए कहा, हो गया या और कुछ बोलना है? ज्ञान जी की पत्नी ने पूछा कि अच्छा ये बता कि तुम्हारे स्वामी आज जेल की सजा क्यों काट रहे हैं? बस इसलिए कि वो राष्ट्रीय सेवकों की सेवा कर रहे थे। आखिर राष्ट्र की सेवा करने वाले वो लोग कौन हैं? ये हमारे लिए क्यों संघर्ष कर रहे हैं? इनका भी तो परिवार होगा, कारोबार होगा, और ये सब त्याग कर वो हमारे लिए लड़ रहे हैं। ऐसे लोगों की सेवा कर जेल जाने वाले तुम्हारे पति भी किसी वीर से कम नहीं, और ऐसे वीर की पत्नी के दर्शन मात्र से ही आत्मा तृप्त हो जाएगी। फिर मैं नहीं, तुम मुझ पर एहसान कर रही हो। मैं चुपचाप उनकी बातें सुनती रही, कुछ नहीं बोल पाई। संध्या हो गई। ज्ञान जी घर आए तो उनके चेहरे पर अलग सी चमक आ रही थी। पत्नी ने पूछा, हार कर आए हो या जीत कर? ज्ञान जी ने स्वाभिमान से कहा, जीत कर। जब मैंने नौकरी से इस्तीफा दिया तो उसका दिमाग चकरा गया। तभी उसने हाकिम जिला के पास जाकर बात की। वापस आकर बोला, आप राजनीतिक जलसों में क्यों नहीं शरीक होते? मैंने बोला, ना भाई, मैं कभी न जाऊं। उसने पूछा, क्या आप कांग्रेस के सदस्य हैं? ज्ञान जी बोले, नहीं, और ना ही किसी सदस्य से मेरा कोई संबंध है। उसने पूछा, क्या कांग्रेस के फंड से में आप दान करते हो? मैंने बोला, ना भाई, फूटी कौड़ी भी नहीं। उसने कहा, तो ठीक है, मैंने आपका इस्तीफा अस्वीकार कर दिया। पत्नी ने ये सुनते ही ज्ञान जी को गले से लगा लिया। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि स्वाभिमान व त्याग की भावना से किया गया हर काम किसी के दिल में आपके लिए आत्मसम्मान को और बढ़ा सकता है, साथ ही बुरा वक्त अपनों व परायों की सही पहचान करा देता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो आगे ज़रूर शेयर कीजिएगा, और मैं आपको ऐसी ही कहानी आगे सुनाती रहूँगी। इसी के साथ धन्यवाद।